नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका टाइटल ही आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देता है। सराउंडेड बाय इडियट्स, थॉमस एरिक्सन की लिखी हुई। और ये टाइटल सुन के मतलब पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि क्या सच में हम बेवकूफ़ लोगों से घिरे हैं या फिर हम ही उन्हें समझ नहीं पा रहे। हाँ, ये सवाल बहुत मजेदार है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है वो इसी किताब के इर्द गिर्द घूमेगी। और एक बात पहली साफ कर दें, हमारा मकसद किसी को बेवकूफ़ कहना या साबित करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस उलझन को सुलझाना है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। जैसे सोचिए, एक टीम मीटिंग चल रही है। एक बॉस है जिसे बस फटाफट फैसले चाहिए। एक टीम मेंबर है जो नए नए आइडियाज दिए जा रहा है। एक और है जो हर बात पर कहता है नहीं मुझे और डेटा चाहिए। और एक चौथा बस चुपचाप बैठा है, शायद ये सोच रहा है कि सब लोग शांति से मान क्यों नहीं जाते। और नतीजा ये कि मीटिंग कहीं नहीं पहुंचती और सब एक दूसरे के बारे में मन ही मन सोचते हैं, ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा। बिल्कुल। और यही मतलब इस किताब का सार है। प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप में। एरिक्सन कहते हैं कि हम सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। कोई विंडोज है, कोई मैक ओएस, कोई एंड्रॉयड। अच्छा। कोई भी सिस्टम दूसरे से बेहतर या खराब नहीं है, बस वो अलग तरीके से काम करते हैं। हाँ। और जब एक विंडोज यूजर मैक यूजर से अपने तरीके से काम करने को कहता है तो फ्रस्ट्रेशन तो होती ही है। ठीक है, तो चलिए फिर इन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिकोड करते हैं। किताब में लेखक इन्हें समझने के लिए 4 रंगों का एक फ्रेमवर्क देते हैं। लाल, पीला, हरा और नीला। ये डिस्क मॉडल पर आधारित है, पर रंगों से समझना मतलब थोड़ा आसान हो जाता है। जी। तो शुरू करते हैं पहले रंग से, लाल। ये हमारी मीटिंग वाले बॉस हैं, तेज, तुरंत फैसले लेने वाले और एकदम टू द पॉइंट। हाँ। इन्हें लंबी चौड़ी कहानियां पसंद नहीं, बस काम की बात। और ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके लिए ये सीधी बात करना कोई बदतमीजी नहीं है, ये उनकी एफिशिएंसी का तरीका है। लाल व्यक्तित्व वालों की दुनिया नतीजों और एक्शन के इर्द गिर्द घूमती है। उनके लिए सबसे कीमती चीज है समय। अच्छा। तो जब वो कहते हैं मुझे ये अभी चाहिए, तो वो आपको दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता अपना रहे हैं। उनके लिए प्रोसेस से ज्यादा मंजिल जरूरी है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। मतलब हमेशा स्पीड और एक्शन पर फोकस करने से क्या वो टीम के बाकी लोगों को अनजाने में रौंदते हुए आगे नहीं बढ़ जाते? क्या वो दूसरों की सुनते भी हैं? वो फीडबैक को आलोचना की तरह देखेगा और अलग विचारों को रास्ते का रोड़ा समझेगा। इसीलिए लाल लोगों के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि कभी-कभी रुकना और सुनना तेजी से गलत दिशा में भागने से बेहतर होता है। दिलचस्प है। तो जहां लाल लोग एक्शन से ऊर्जा लेते हैं, वहीं एक दूसरा ग्रुप है जिसकी ऊर्जा का सोर्स बिल्कुल अलग है, लोग। ये हैं हमारे पीले व्यक्तित्व वाले। ये मीटिंग के वो सदस्य हैं जो हमेशा नए आइडियाज उछालते रहते हैं। हाँ, माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखते हैं और सबसे घुल मिलकर बात करते हैं। बिल्कुल। पीले लोग सोशल बैटरी से चलते हैं। वो प्रेरणा, उत्साह और आपसी संबंधों से एनर्जी खींचते हैं। वो शानदार कहानी सुनाते हैं, लोगों को आसानी से अपनी बातों में ले आते हैं और नेटवर्किंग में माहिर होते हैं। उनकी मौजूदगी किसी भी बोरिंग कमरे में जान डाल सकती है। उनका मानना है कि अगर माहौल अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा। और क्या इसमें ये रिस्क नहीं है कि वो सिर्फ बातों में ही रह जाएं? मतलब बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारा उत्साह, लेकिन जब असल में काम करने की बारी आए तो फोकस की कमी। बिल्कुल। ये पीले व्यक्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती है। वो शुरुआत करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन खत्म करने में उतना ही संघर्ष करते हैं। उनका ध्यान आसानी से भटकता है क्योंकि उन्हें हमेशा अगली नई और रोमांचक चीज की तलाश रहती है। इसीलिए उनके साथ काम करते वक्त उन्हें प्रेरित रखना जरूरी है, लेकिन साथ ही उन्हें डेडलाइन और फॉलोअप के साथ ट्रैक पर रखना भी उतना ही जरूरी है। उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो उनके बिखरे हुए शानदार आइडियाज को एक स्ट्रक्चर दे सके। सही है। तो हमारे पास एक्शन वाले लाल हैं और आइडिया वाले पीले। अब आते हैं उस तीसरे व्यक्ति पर जो हमारी मीटिंग में बस शांति चाहता था। ये हैं हरे व्यक्तित्व वाले लोग। शांत, भरोसेमंद और टीम के सबसे सपोर्टिव सदस्य। ये वो गोंद हैं जो टीम को जोड़ कर रखते हैं। एकदम सही कहा। हरे लोग स्थिरता और सद्भाव को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो बदलाव को पसंद नहीं करते, खासकर अचानक हुए बदलाव को।
वो बेहतरीन श्रोता होते हैं और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। जब ऑफिस में किसी को अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करनी होती है ना, हाँ, तो वो अक्सर एक हरे व्यक्तित्व वाले के पास ही जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें बिना जज किए सुना जाएगा। लेकिन क्या ये टकराव से बचने की आदत टीम के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती? मेरा मतलब है, कभी-कभी तो मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं, या एक हेल्दी बहस जरूरी होती है ताकि सबसे अच्छा आइडिया सामने आए। क्या हरे लोग इसमें रुकावट नहीं बनते? ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो शांति बनाए रखने के लिए अपनी राय देने से भी बचते हैं, भले ही वो जानते हो कि प्रोजेक्ट गलत दिशा में जा रहा है। उनका सबसे बड़ा डर है किसी को निराश करना या माहौल खराब करना। इससे कई बार वो हाँ तो कह देते हैं, लेकिन मन ही मन वो उस फैसले से सहमत नहीं होते। इसे पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, पैसिव रेजिस्टेंस। हाँ, मतलब वो सीधे मना नहीं करेंगे, लेकिन काम में देरी करेंगे या उसे आधे अधूरे मन से करेंगे। इसलिए उनके साथ बात करते हुए उनसे सीधे सवाल पूछना और उन्हें अपनी राय देने के लिए एक सुरक्षित माहौल देना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। और अब आते हैं मीटिंग के चौथे और आखिरी सदस्य पर, जो हर बात पर और डेटा और फैक्ट्स और डिटेल्स मांग रहा था। ये हैं हमारे नीले व्यक्तित्व वाले लोग, एनालिटिकल, तर्क पसंद करने वाले और हाँ, परफेक्शनिस्ट। नीले लोगों के लिए दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो कोई चीज सही है या गलत, और सही क्या है ये डेटा और फैक्ट्स तय करते हैं, भावनाएं नहीं। वो कोई भी फैसला लेने से पहले हर एंगल से उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं। उनका मकसद काम में देरी करना नहीं, बल्कि गलती के जोखिम को शून्य करना है। वो मानते हैं कि एक बार सही तरीके से किया गया काम बार बार की मेहनत से बचाता है। लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में क्या उनका ये तरीका एनालिसिस पैरालिसिस का कारण नहीं बन सकता? मतलब जब तक वो सारा डेटा इकट्ठा करेंगे, शायद मौका ही हाथ से निकल जाए। और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें ये समझना होता है कि परफेक्ट अच्छे का दुश्मन बन सकता है। कभी-कभी 80% जानकारी के साथ लिया गया फैसला 100% जानकारी का इंतजार करने से बेहतर होता है। उन्हें ये सीखने की जरूरत है कि हर फैसले में थोड़ा जोखिम होता है। एक नीले व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना कि आपके पास पर्याप्त डेटा है और अब एक्शन लेने का समय है, ये अपने आप में एक कला है। तो अब हमारे पास ये चारों रंग हैं, और अब मुझे हमारी वो मीटिंग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। लाल बॉस नीले के सवालों से चिढ़ रहा है, सोच रहा है ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है। हाँ, नीला सोच रहा है बॉस बिना सोचे समझे क्यों कूद रहे हैं। बिल्कुल। पीला इन सब के बीच कोई नया आइडिया पेश कर देता है, और हरा बस ये सोचकर चुप बैठा है कि ये लड़ाई कब खत्म होगी। कोई किसी को समझ ही नहीं रहा। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ एक रंग के नहीं होते। हम सब इन रंगों का एक मिश्रण है। कोई शायद लाल नीला हो सकता है, मतलब एक ऐसा लीडर जो फैसले तो तेजी से लेता है लेकिन सिर्फ डेटा के आधार पर। या कोई पीला हरा हो सकता है, यानी एक बहुत ही मिलनसार और सपोर्टिव इंसान। खुद को और दूसरों को इन मिश्रित रंगों में देखना हमें और भी गहरी समझ देता है। तो फिर असली सवाल ये आता है जो हमारे एक श्रोता ने भी पूछा था। मान लीजिए मैं समझ गया कि मैं एक नीला हूं और मेरा बॉस लाल है, पर बॉस तो बदलने से रहा, तो इस जानकारी का मैं असल में करूं क्या? और यही इस किताब का सबसे क्रांतिकारी आइडिया है। ये मॉडल दूसरों पर लेबल चिपकाने के लिए नहीं है कि ओ वो तो एक टिपिकल लाल है। ये मॉडल खुद के कम्युनिकेशन स्टाइल को एडजस्ट करने के लिए एक टूल है। असली स्किल यह जानना नहीं है कि आप नीले हैं, बल्कि यह जानना है कि एक लाल व्यक्ति से बात करते समय अपनी नीली आदतों को कैसे बदलें। इसे एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आप एक नीले व्यक्ति हैं और आपको अपने लाल बॉस को एक प्रोजेक्ट अपडेट देना है। आपका नेचुरल तरीका होगा कि आप शुरुआत से सारी कहानी बताएं, पूरा प्रोसेस, हर डिटेल। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप अपने बॉस का ध्यान खो देंगी। इसके बजाय अपनी स्टाइल को अडेप्ट करें, लाल रंग की भाषा में बात करें। मतलब शुरुआत हेडलाइन से करें। सीधा बताएं, प्रोजेक्ट ट्रैक पर है और हम इसे शुक्रवार तक पूरा कर लेंगे। यह है वो नतीजा जो आपका लाल बॉस सुनना चाहता है। इसके बाद आप कह सकती हैं, अगर आप चाहें तो मेरे पास सारे सपोर्टिंग डिटेल्स भी हैं। अब आपने कंट्रोल बॉस के हाथ में दे दिया। अगर उन्हें डिटेल्स चाहिए होंगी तो वो पूछ लेंगे। वाह, तो ये तो आईना देखने जैसा है। हाँ, ये समझने के बारे में है कि आपकी अपनी आदतें दूसरों पर कैसा असर डालती हैं। इसी तरह अगर एक लाल लीडर को अपनी हरी टीम के सदस्य से फीडबैक चाहिए तो उसे भी अपनी स्टाइल बदलनी होगी। बिल्कुल, उसे सीधे जाकर ये नहीं कहना चाहिए, इस पर तुम्हारी क्या राय है, अभी बताओ।
इससे वो हरा व्यक्ति घबरा जाएगा। उसे मीटिंग के बाद उस सदस्य के पास जाकर कहना होगा, मैं उस प्रोजेक्ट पर तुम्हारे विचारों की बहुत कद्र करता हूँ, इस पर थोड़ा सोचो और क्या हम कल इस पर बात कर सकते हैं? ऐसा करके आपने उन्हें सोचने का समय और एक सुरक्षित माहौल दिया। अब आपको एक सच्चा और सोचा समझा जवाब मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि लोग बेवकूफ़ या मुश्किल नहीं हैं, वे सिर्फ अलग हैं। और जब हम दूसरों के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझकर अपनी भाषा को बदलते हैं तो ये तरह का जादू हो जाता है। गलतफहमियां कम हो जाती हैं और रिश्ते, चाहे पर्सनल हों या प्रोफेशनल, बेहतर हो जाते हैं। सही कहा। और जैसा कि किताब में कहा गया है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली सोच है। समझ बढ़ती है तो गुस्सा घटता है। जब हम किसी के व्यवहार के पीछे का क्यों समझ जाते हैं तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आता, हम उसके साथ काम करने का एक बेहतर रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैं आज की चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करना चाहूंगी। अब जब हम इन 4 रंगों के बारे में जानते हैं तो सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि मैं कौन सा रंग हूं। असली सवाल ये है, आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, आपके बॉस, आपके सबसे अच्छे दोस्त, वो कौन से रंग के हैं? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि अगली बार जब आप उनसे बात करेंगी तो उन्हें आपसे किस रंग में बात करने की जरूरत है? ये बहुत गहरा सवाल है। आपका नेचुरल रंग शायद नीला हो, पर हो सकता है आपके दोस्त को उस वक्त एक हरे रंग वाले सपोर्टिव दोस्त की जरूरत हो। क्या आप अपनी स्टाइल उनके लिए बदल सकते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए। अगर आपको आज की ये चर्चा पसंद आई और इसने आपको अपने आसपास के किसी इडियट को थोड़ा बेहतर समझने में मदद की, तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इससे उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। हम जल्दी मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।